अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सल्फाइड के एपिसोड नंबर 14 शुरू करते हैं। हानम और आरजे दोनों एक बस स्टेशन पर खड़े थे। हर तरफ बारिश हो रही थी, तूफानी बारिश। उन दोनों के अलावा उस स्टेशन पर कोई और नहीं था। डरी सहमी सी हानम न जाने क्यों आरजे को गुस्सा दिला रही थी। वो उसकी जानिब बढ़ा था। हानम सहम कर एक कदम पीछे हुई थी। वो दोनों लोहे की बनी उस छत के नीचे खड़े थे जहाँ मुसाफिरों के इंतजार करने के लिए कुर्सियां रखी थीं। लोहे की छत पर तूफानी बारिश के बरसने की आवाज किसी खौफनाक चुड़ैल के चीखने जैसी थी। जैसे जैसे वो उसकी तरफ बढ़ रहा था, हानम पीछे हो रही थी। अब वो किनारे पर पहुंच गई थी। अगर वो एक कदम बाहर निकालती तो उसे बारिश का सामना करना पड़ता। आरजे ने उसकी आंखों में देखा था, जहाँ डर था और इल्तिजा थी कि मुझे बख्श दो, लेकिन वो बख्शने वालों में से नहीं था। उसने हाथ बढ़ाकर हानम को धक्का दिया था। वो बाहर सड़क पर गिरी थी। अचानक पानी का रंग सुर्ख हुआ था और बारिश खूनी बारिश में बदल गई थी। हानम की चीखें बुलंद हुई थी। देखते ही देखते बारिश अब आग का रूप धार गई थी, जो उसे बुरी तरह से झुलसा रही थी। हानम की दिल दहला देने वाली चीख उभरी थी और आरजे हड़बड़ा कर उठ बैठा था। कितने ही पल वो शौक बैठा रहा था। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर चेहरे पर आया पसीना साफ किया था। अगर वो ख्वाब था तो उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा ख्वाब नहीं देखा था। वो लोग सुबह 5 बजे सोए थे। सारी रात तेज म्यूजिक में बेहंगम डांस करते थक चुके थे। सुबह फजर की अजान के वक्त म्यूजिक बंद हुआ था। अपने कमरे से बाहर निकलने के बाद वो अब नीचे आया था। पूरा लाउंज बिखरा था। कांच की बोतलें, केन के डब्बे, खाने पीने की चीजें हर जगह पड़ी नजर आ रही थी। आरजे का दिमाग घूमा था। वो अभी 1 घंटा पहले सोया था। अभी 6 बज रहे थे, लेकिन रातें लंबी होने की वजह से बाहर अंधेरा था। उसके कुछ दोस्त रात को ही जा चुके थे, जबकि कुछ गेस्ट रूम में सोए पड़े थे। लाउंज में एक साफ सुथरा सोफा देखने के बाद वो उस पर बैठ गया था। ख्वाब ने उसे बुरी तरह डरा दिया था। नींद थी कि उस पर गलबा पा रही थी और फिर वो कुछ देर बाद ही गहरी नींद सो चुका था। छुट्टियां कैसे गुजरी थी पता ही नहीं चला था। वो 31 दिसंबर का दिन था। महरू सुबह से उसे फोन कर रही थी। महरू और हानम की क्लास में एक लड़की और लड़के से अच्छी बोलचाल हो गई थी। इनफैक्ट लड़की तो अब उन्हें अपनी फ्रेंड से कहती थी, जिसका नाम अक्सा था। हनी मान जाओ ना प्लीज। देखो अक्सा मुझे रोजाना फोन कॉल करती है। वो छोटी सी न्यू ईयर पार्टी दे रही है, हम चलते हैं ना। महरू उसकी मिन्नतें कर रही थी। महरू, मेरा रात के फंक्शन अटेंड करने को दिल नहीं करता, ये तुम भी जानती हो। और फिर न्यू ईयर 12 बजे तक। हानम सोच भी नहीं सकती थी। मेरा नहीं तो अक्सर का ही दिल रख लो, वो स्पेशल हमारे लिए सब कर रही है, हमें जाना चाहिए। महरू चाहती थी कि वो किसी तरह मान जाए। मैं इतनी रात गए तक बाहर नहीं रह सकती, अम्मी परेशान होंगी। आंटी से मैं बात कर लूंगी, बस तुम हाँ करो, हम 9-10 बजे तक वापस आ जाएंगे। ठीक है। हानम ने गहरा सांस लिया था। वो जानती थी कि महरूर से मनाकर ही दम लेगी। अक्सर का घर गुलबर्ग में था। वो दोनों 7 बजे के करीब उसके घर पहुंच गई थी। महरू का ड्राइवर उन्हें छोड़ गया था और उसी ने ही लेने आना था। अक्सर ने खुशदिली से उनका इस्तकबाल किया था। उसके घर में उसकी बहन, अम्मी और मुलाजमों के अलावा और कोई मर्द नहीं था। हानम को ये देखकर थोड़ा इत्मीनान हुआ था। क्लास की कुछ और लड़कियां और अक्सर की कजन्स भी थीं। उन सब ने मिलकर बारबेक्यू किया था। वर्स के फंक्शन अच्छा जा रहा था। आरजे आएगा ना? अक्सर की कजन ने धीरे से उसके कान में पूछा था। अल्लाह करे आ जाए। बहुत मिन्नतें की थी मिक्की की कि किसी तरह वो उसे ले आए। वो कह रहा था कि आरजे आज तक अपने रिश्तेदारों के घर भी नहीं गया, उसका आना नामुमकिन है। अक्सर का लहजा अफसरदा था। तो तुम कह देती हैं कि हम बाहर कर लेंगे फंक्शन। मैंने कहा था। अब देखो, ये वही लड़की है ना जिसकी आरजे से नहीं बनती। अक्सर की कजन ने सुनहरी बालों वाली लड़की की तरफ इशारा किया था, जिसके बाल कमर पर बिखरे पड़े थे, जिनमें नीचे से कर्ल डाले गए थे। हाँ, ये उम्मे हानम है। वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन आरजे को काफी नापसंद करती है। इसे देखकर लगता भी है। हानम महरू के साथ बारबेक्यू करने में मगन थी। वो काफी एंजॉय कर रही थी। उन्होंने लॉन में डेरा डाला हुआ था। अचानक काफी शोर उभरा था। बाहर का गेट खुला था और फिर अंदर काफी सारे लड़के आए थे। हानम का रंग तो लड़कों को देखकर फीका पड़ा था। महरू ने उसे कहा था कि वहाँ कोई लड़का नहीं होगा, और अब हानम ने एक शिकायती नजर महरू पर डाली, जो नजरें चुरा गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि महरू ने हानम से झूठ बोला था और धोखा दिया था। हानम अपना दुपट्टा सर पर डाले हुए अंदर की जानिब बढ़ गई थी।
हानम का दिल दुखा था। उसे मेहरू से इस दर्जा बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। वो अच्छे से जानती थी जिस फंक्शन में लड़के होते थे वहाँ हानम को अनकंफर्टेबल महसूस होता था। वो सीधा अक्सर के कमरे में आई थी। उसने सबसे पहले घर फ़ोन किया था। अम्मी, रहीम अंकल को मुझे लेने भेज दें, वहाँ हमको एड्रेस पता है। मैंने इसे 15 मिनट पहले ही भेज दिया था। मेरा अपना दिल बैठा जा रहा था। हानम ने सुकून का सांस लिया था। बालों को अच्छे तरीके से बांधने के बाद अब वो अपने दुपट्टे से हिजाब करने में मसरूफ थी। जब उसे यकीन हो गया कि अब दुपट्टा नहीं हिलने वाला, उसने अपना कोट उठाकर पहना था, जो यहाँ आने के बाद उतार दिया था। जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ी, दरवाजे में खड़े इंसान को देखकर थक से रह गई थी। आरजे दरवाजे में खड़ा बत्ती सी निकाले उसे देख रहा था। हानम का उसे अपने सामने देखकर सर चकरा गया था। उसके फरिश्तों ने भी नहीं सोचा था कि वो यहाँ आएगा। वो खुद पर काबू पाते हुए आगे बढ़ी थी। रास्ता दो। हानम ने लहजे को सख्त बनाने की कोशिश की थी, अलबत्ता उसका नाजुक सा दिल कांप रहा था। अगर नहीं दिया तो? वो पूछ रहा था। ये पहली मर्तबा था जब वो दोनों इस तरह ज़ाती तौर पर आमने सामने आए थे, नहीं तो अक्सर सेमिनार रूम में ही मिलते थे। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, समझ आई? शराफत से रास्ता छोड़ो मेरा। उसकी बात पर आरजे का कहकहा बुलंद हुआ था। शराफत नाम की चीज़ मुझे छूकर नहीं गुजरी। मैं बस यहाँ पर कुछ चेक करने आया था। वो पुरस्कार से लहजे में कहता उसकी तरफ बढ़ा था। हानम एकदम चौंकी थी, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिली थी। मैंने सुना है मिस उम्मे हानम। वो उसकी तरफ झुककर हक्का बक्का सा कह रहा था। उससे पहले वो अपनी बात पूरी करता हानम का हाथ उठा था और आरजे दंग रह गया था। अपनी बकवास बंद रखो, तुम हो ही घटिया। वो उसके मुंह पर थप्पड़ मारने के बाद अब वहां से भाग गई थी। मैंने सुना है मिस उम्मे हानम बाकी लड़कियों से बहुत अलग है। वो दूसरों की तरह आरजे की खुशामद नहीं करती। मैंने सुना है वो वाहिद लड़की है जो आरजे को दिल से नापसंद करती है। और मैंने बिल्कुल ठीक सुना है मिस उम्मे हानम, तुम वाकई अलग हो। वो कहकहा लगाकर हंसा था। उसकी आंखों की चमक बढ़ गई थी। उसे यहाँ आने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो यहाँ जिस काम के लिए आया था पूरा हो चुका था। वो अपने गाल पर हाथ रखे उसे सहला रहा था, अलबत्ता होठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने आरजे पर हाथ उठाया था और बदले में उसे गुस्सा नहीं आया था, बल्कि वो मुस्कुरा रहा था। हानम लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर आई थी। उसका दिल अभी तक कांप रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरजे यूं अकेले में उसके करीब आने की जुर्रत करेगा। हानी, मेरी बात सुनो। मैरू उसके पीछे लपकी थी, लेकिन वो अनसुनी करते हुए गेट की तरफ बढ़ गई थी। हानी, रुक जाओ प्लीज। वो उसकी मिन्नतें कर रही थी, लेकिन हानम को लगा था कि अगर वो रुकी तो कुछ गलत कर देगी, अपने साथ या मेहरू के साथ। हानी, मेहरू ने पुकारा, मेरे पीछे मत आओ। वो एकदम रुकते हुए चीखी थी। हानम का चेहरा गुस्से को जब्त करने की वजह से सुर्ख हो चुका था। मेहरू के 14 तबक रोशन हो गए थे। उसे अंदाजा नहीं था कि हानम इतना गुस्सा करेगी। उसके इस तरह चिल्लाने पर मेहरू के कदम रुक गए थे और हानम खामोशी से गेट पार कर गई थी। मेहरू को अब अफसोस ने घेर लिया था। उसे महसूस हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। हानम के जाने के बाद मेहरू भी घर चली गई थी। उसके बाद आरजे और बाकी लड़के लड़कियां भी नया साल मनाने के लिए बाहर जा चुके थे। हानम घर आने के बाद खूब रोई थी। उसे एहसास हो रहा था कि अगर उसके थप्पड़ मारने पर आरजे उसे सजा देता तो, अगर वो मुस्तकबिल में उसके मारे गए थप्पड़ को माफ़ ना करे तो। उसे अपना सर फटता हुआ महसूस हो रहा था। बिलाखिर रात के आखिरी पहर रोने के बाद सर में होने वाले दर्द की मेडिसिन लेकर वो मुश्किल से ही सो गई थी। यूनिवर्सिटी 5 जनवरी को ओपन होनी थी। मेहरू ने उसे सैकड़ों मरतबा फ़ोन किया था, लेकिन हानम ने बात नहीं की थी। वो उससे शदीद नाराज़ थी। थक हार कर मेहरू ने भी फ़ोन और मैसेजेस करने बंद कर दिए थे। अब वो उसे यूनिवर्सिटी में ही मनाने वाली थी। छुट्टियाँ कब ख़त्म हुई कुछ पता ही नहीं चला था। 4 जनवरी की शाम को ड्राइवर ने हानम को हॉस्टल छोड़ा था। मेहरू भी कुछ देर पहले ही आई थी। कमरे में दाखिल होने पर हानम ने मेहरू को देखकर सरसरी सा सलाम किया था। उसका गुस्सा काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका था। मेहरू उसे गौर से देख रही थी, जो संजीदा सी अपने कपड़े अलमारी में रख रही थी। हानी, मेहरू ने उसे पुकारा था। उसे हानम की खामोशी से वहशत हो रही थी। बोलो। हानम का लहजा सर्द था, जबकि मेहरू को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बात करे, कैसे माफ़ी मांगे। नाराज़ हो? मेहरू ने डरते डरते पूछा था। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। नहीं, नाराज़ क्यों होंगी मैं तुमसे? वही रूह को चीरता सर्दपन। यार प्लीज़ गुस्सा करो ना मुझ पर। चीखो चिल्लाओ, बुरा भला कहो मुझे।
लेकिन यूं नज़रअंदाज मत करो। महरू का लहजा आखिर में नम हो गया था। हानम अब मोबाइल चार्ज पर लगा रही थी। एक पल के लिए उसके हाथ सख्त हुए थे। महरू अच्छे से जानती थी कि हानम बुरा भला नहीं कहती, वो बस खामोशी की मौत मारती थी। देखो, हसन ने कहा था उसकी कजन्स आरजे से मिलना चाहती हैं। अगर आरजे आ गया तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी उसकी कजन्स के नज़दीक, और आरजे का उसके बुलाने पर आना नामुमकिन था। इसलिए उसने तुम्हें बुलाया, क्योंकि वो जानती थी आरजे और तुम एक दूसरे को नापसंद करते हो। अगर तुम आओगी तो तुम्हारा मूड खराब करने वो ज़रूर आएगा। महरू ने डरते डरते सच्चाई बताई थी। मैं कोई सीढ़ी नहीं हूँ महरू, जिसके ज़रिए लड़कियाँ आरजे तक पहुँचना चाहती हैं। मैं एक इंसान हूँ और मुझे धोखे से शदीद नफरत है। बिल आखिर वो बोल पड़ी थी। हानम की आवाज़ रुंध गई थी। सबने मिलकर उसे आरजे के लिए धोखा दिया था और ये बात उसे दुख पहुंचा रही थी। माफ़ कर दो प्लीज़, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं कसम उठाती हूँ, आइंदा कभी ऐसा नहीं कुछ करूँगी। महरू रोते हुए उसके गले लग गई थी, और इससे ज़्यादा तो हानम भी उससे नाराज़ नहीं रह सकती थी। हानम ने सेमिनार हॉल जाना छोड़ दिया था। जहाँ उसे आरजे की मौजूदगी महसूस होती, वो उस जगह से 100 कदम के फासले पर रहती थी। उनका अब तक दोबारा आमना सामना नहीं हुआ था। शायद वो खुद भी हानम को नज़रअंदाज कर रहा था। हानम उसे समझ नहीं पाई थी। अजीब शख्स था। काम करने के बाद ऐसे हो जाता था जैसे वो काम उस शख्स ने नहीं बल्कि किसी और ने किया हो, और जब सामने आता या बोलता था तो महसूस होता था कि वो कुछ नहीं भूला था। लेकिन वो शुक्र अदा कर रही थी कि थप्पड़ के बदले में आरजे की तरफ से अब तक कोई पेशकदमी नहीं हुई थी। हानम ने ये बात भी महरू को नहीं बताई थी कि उसने आरजे को थप्पड़ मारा था। यकीनन ये सुनकर महरू को अटैक हो जाना था। वो चाहती थी कि वक्त जैसा गुजर रहा था उसे गुजरने दिया जाए। वो कोई तमाशा नहीं चाहती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि खामोशी से बहती जिंदगी की पुरसुकून नदी में एक ऐसा पत्थर गिरने वाला था जो उसकी जिंदगी के बहाव का रुख एक पल में पलट देगा। उनके फाइनल पेपर शुरू होने वाले थे। हानम और महरू डिपार्टमेंट के लॉन में धूप में बैठी प्रैक्टिकल्स की नोट तैयार कर रही थी। कुछ ही देर लिखने के बाद महरू बोर हो गई थी। हानी, अच्छा ये बताओ तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कैसा लड़का चाहिए? मतलब लाइफ पार्टनर। महरू ने अचानक ही कॉपी को एक तरफ रखकर इश्तियाक से हानम से पूछा था। कभी सोचा नहीं। हानम ने मोबाइल से कुछ देखकर कॉपी पर लिखते हुए जवाब दिया था। फिर भी यार, कुछ तो ऐसा होगा ना जिसकी तुम्हें ख्वाहिश हो, जो तुम्हें लगे कि मेरे हस्बैंड में ये बात होनी चाहिए। महरू पर जिद थी। मैं चाहती हूँ कि मेरा लाइफ पार्टनर एक स्कॉलर हो, एक इस्लामिक स्कॉलर। हानम ने कुछ देर बाद सोचते हुए जवाब दिया था। वो शायद दुनिया की पहली लड़की थी जिसने अपने जीवन साथी के बारे में ऐसी ख्वाहिश की थी। महरू उसकी बात पर हवनक बनी उसे देख रही थी, और फिर उसका कहकहा बुलंद हुआ था। वो अब पागलों की तरह हंस रही थी। हानम ने महरू के इस तरह के रद्द अमल पर खशमगी निगाहों से उसे घूरा था। यानी तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर एक मौलवी हो? महरू हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। जी नहीं, मैंने मौलवी नहीं कहा, हानम ने खफगी से कहा था। तो फिर स्कॉलर कौन होता है? महरू को अपनी दोस्त पर हैरानी हो रही थी। एक ऐसा शख्स जिसके पास बहुत सा इल्म हो, एक ऐसा शख्स जिसके पास लोग अपनी उलझनें लेकर आते हों, एक ऐसा शख्स जो लोगों के दिल फेर देने की सलाहियत रखता हो। बेशक हिदायत देना अल्लाह का काम है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा हो जिससे लोग मुतासिर हो जाएं। वो जो एक इस्लाम का गलत तस्वुर लोगों के जहन में है, वो शख्स उस गलत तस्वुर को ख़त्म करने की सलाहियत रखता हो। ये सब कहते हुए हानम की आंखें चमक रही थी। नामुमकिन, महरू ने नफी में सर हिलाया था। क्यों नामुमकिन, क्यों? क्या तुमने कभी ऐसा इंसान देखा है हानी, जो एक म्यूटेंट हो, यानी जिसके क्रोमोसोम्स में जेनेटिकली मोटिवेशंस आई हो और मोटिवेशंस उस शख्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई हो? म्यूटेंट देखा है, लेकिन फ़ायदेमंद नहीं, हानम ने दिमाग पर जोर देते हुए जवाब दिया था। उसने हमेशा ऐसे म्यूटेंट्स देखे थे जो मोटिवेशंस तब्दीलियों की वजह से एबनॉर्मल होते थे। उनके पुराने मोहल्ले में भी ऐसे बच्चे थे जो ठीक से बोल नहीं पाते थे, कुछ चल नहीं सकते थे, बड़ा ससर होता था और कमज़ोर हाथ पाँव। कुछ ऐसे भी थे जो रोते थे, ऐसा लगता था जैसे बिल्ली रो रही है। ये सब मोटिवेशन से होने वाली बीमारियों की अलामात थी, लेकिन उसे कभी कोई मुस्बत म्यूटेंट नहीं मिला था जो नॉर्मल से भी गैर मामूली हो। तो फिर तुम्हारी ये ख्वाहिश कुछ ऐसी ही है। मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिलेगा। मुझे तो सैकड़ों मौलवी नजर आते हैं जो फ़िरका वारियत पर बात करते हैं, दीन पर नहीं। महरू ने एक कड़वी सच्चाई बयान की थी।
آج کے دور میں زیادہ تر ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اچھا چلو یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کیا کرے، کچھ خاص جو تمہیں اچھا لگے، جو تمہاری خواہش ہو۔ آج مہروز سے جانے کیا کیا اگلوانے والی تھی۔ اگر ثواب اور گناہ کے دائرے سے باہر نکل کر خواہش کی جائے تو میں چاہتی ہوں کہ وہ خوبصورت برستی بارش میں میرے لیے کچھ گنگنائے، صرف میرے لیے۔ خانم کے چہرے پر ساتوں رنگ جھلمل کر رہے تھے۔ یعنی تم چاہتی ہو کہ تمہیں آرج ملے؟ میرو کا پھر سے قہقہا بلند ہوا تھا۔ وہ آج خانم کی عجیب و غریب خواہشات سن کر پاگل ہو رہی تھی۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مہرو کی بات پر خانم نے ایسے رد عمل کا اظہار کیا تھا جیسے آرجے کوئی انسان نہیں بلکہ شیطان ہو۔ اب وہ کھا جانے والی نظروں سے مہرو کو گھور رہی تھی، جو ہمیشہ آرجے کا نام لے کر اس کا موڈ خراب کرتی تھی۔ اچھا سوری، اب نہیں ہنستی، مہرو نے معذرت کی تھی۔ اس نے کافی دنوں بعد خانم کے سامنے آرجے کا ذکر کیا تھا۔ ویسے آرجے کو نیو ہیئر کٹ بہت سوٹ کر رہا ہے، مہرو نے مکی کے ساتھ ڈپارٹمنٹ سے باہر جاتے آرجے کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ 2 دن بعد ڈپارٹمنٹ آیا تھا اور فوراً ہی مکی اسے بلانے آ گیا تھا۔ اس کے بال گھنے تھے جو گردن کو چھوتے تھے، لیکن اب پیچھے سے کٹ چکے تھے اور جیل لگا کر سر پر موجود بالوں کو کھڑا کیا گیا تھا۔ اس میں سوٹ کرنے والا کیا ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے بالوں کا ایک ٹوکرا سا سر پر رکھ دیا گیا ہو۔ خانم نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ واہ واہ، اس کے اتنے اچھے ہیئر اسٹائل کو تم نے ٹوکرے کا نام دے دیا، مہرو کا قہقہا بلند ہوا تھا۔ ویسے یہ ٹوکرا کس زبان کا لفظ ہے؟ مجھے خود نہیں پتا، خانم نے دونوں ہاتھوں کو منہ پر رکھتے ہوئے جواب دیا تھا جیسے کچھ غلط کہہ دیا ہو، اور پھر دونوں کی ہنسی فضا میں بکھر گئی تھی۔ کیا تم ایک نئی کامیابی کے لیے تیار ہو؟ حشام پرجوش سا پوچھ رہا تھا۔ آج آرجے کی کنوکیشن تھی، اسے MBA کی ڈگری ملنے والی تھی اور ساتھ گولڈ میڈل بھی۔ اس نے اس بار بھی ٹاپ کیا تھا۔ حشام اس کی کامیابی کو لے کر بہت خوش تھا۔ میں ہمیشہ تیار رہتا ہوں شام کاکا، آرجے نے جواب دیا تھا۔ گھر میں سب بہت خوش ہوں گے، بی جان، مدیحہ، بڑے اور چھوٹے بابا سائیں۔ ڈیڈ کا تو تم رہنے ہی دو، ان کے نزدیک تو میں گدھا ہی ہوں۔ اب گدھا چارہ کھائے یا سونا انہیں فرق نہیں پڑنے والا، آرجے نے خفگی سے کہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، واہ آرجے کیا لاجک نکالا ہے، ویسے تم مان گئے آخر کہ تم گدھے ہو۔ شام کاکا، وہ احتجاجاً چلایا تھا۔ چھوٹے بابا سائیں کے نزدیک حشام نے بات بری کی تھی۔ وہ ہنس دیا تھا، وہ خوش تھا آرجے کی کامیابی پر، لیکن آرجے وہ ان سب چیزوں کا عادی تھا، اسے کیا فرق پڑنے والا تھا۔ تو یہ تھی میوٹیشن سے ہونے والی بیماریوں کی اقسام۔ اب ہم ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ پروفیسر نے پروجیکٹر پر کچھ پوائنٹس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ جینیٹکس ایوولوشن پر ان کی کلاس ہو رہی تھی کہ کیسے وقت کے ساتھ ساتھ کروموسومز اور جین میں تبدیلیاں آئیں اور اب کیوں ان تبدیلیوں کی وجہ سے بیماریاں زیادہ ہو گئی تھیں۔ ارتقاء کہتا ہے کہ پہلے ایک سیل تھا، پھر ڈبل ہوئے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ بندروں سے انسان وجود میں آئے۔ یہ ارتقاء کا نظریہ ہے، لیکن ہمیں اسلام کچھ اور بتاتا ہے۔ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ پروفیسر لیکچر دے رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، میں آپ لوگوں کو ایک دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں جسے سن کر یقیناً آپ لوگ حیران ہوں گے۔ کچھ یاد آنے پر پروفیسر ابراہیم کی آنکھیں چمکی تھیں۔ خانم ایکٹیو ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ پروفیسر ابراہیم اکثر انہیں دلچسپ معلومات سے نوازتے رہتے تھے۔ امریکی ایکالوجسٹ ڈاکٹر ایل سلور نے ایک تہلکہ خیز ریسرچ کی ہے۔ انہوں نے اپنی اس ریسرچ میں کہا ہے کہ انسان زمینی مخلوق نہیں ہے۔ ان کی اس ریسرچ کی بنیاد پر ارتقاء یعنی ایوولوشن کے نظریات کا جنازہ اڑ گیا ہے۔ ارتقائی سائنسدان لاجواب ہو چکے ہیں۔ انسان زمین کا ایلین ہے، ایسا وہ کہتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر خانم چونکی تھی۔ ڈاکٹر ایل سلور نے اپنی کتاب ہیومنز آر ناٹ فرام ارتھ میں تہلکہ خیز دعویٰ کیا ہے کہ انسانی سیارے زمین کا اصل رہائشی نہیں ہے، بلکہ اسے کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا اور کسی وجہ سے اس کے اصل سیارے سے اس کے موجودہ رہائشی سیارے زمین پر پھینک دیا گیا۔ پروفیسر ابراہیم نے دلچسپی سے بتانا شروع کیا تھا۔ ڈاکٹر ایلس جو ایک سائنسدان، محقق، مصنف اور امریکہ کا نامور ایکالوجسٹ ہے، اس کی کتاب میں اس کے الفاظ پر غور کیجیے۔ ذہن میں رہے کہ یہ الفاظ ایک سائنسدان کے ہیں جو کہ کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان جس ماحول میں پہلی بار تخلیق کیا گیا اور جہاں یہ رہتا رہا ہے، وہ سیارہ، وہ جگہ اس قدر آرام دہ اور پرسکون اور مناسب ماحول والی تھی
जिसे VIP कहा जा सकता है। वहाँ पर इंसान बहुत ही नर्म और नाजुक माहौल में रहता था। उसके नाजुक मिजाजी और आराम परस्त तबीयत से मालूम होता है कि उसे अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ भी तरद्दुद नहीं करना पड़ता था। ये कोई बहुत ही लाडली मखलूक थी जिसे इतनी लग्जरी लाइफ मैसर थी। वो माहौल ऐसा था जहाँ सर्दी और गर्मी के बजाय बाहर जैसा मौसम रहता था, और वहाँ पर सूरज जैसे खतरनाक सितारे की तेज़ धूप और अल्ट्रा वायलेट शुआएं बिल्कुल नहीं थी, जो उसकी बर्दाश्त से बाहर और तकलीफदेह होती हैं। क्या वाकई ऐसा था? हानम ने सवाल किया था। बिल्कुल, हो सकता है। अब आगे सुने। तब इस मखलूक इंसान से कोई गलती हुई। उसको किसी गलती की वजह से उस आरामदेह और अय्याशी के माहौल से निकाल कर फेंक दिया गया था। जिसने इंसान को उस सैयारे से निकाला, लगता है वो कोई इंतहाई ताकतवर हस्ती थी, जिसके कंट्रोल में सैयारों सितारों का निज़ाम भी था। वो जिसे चाहता, जिस सैयारे पर चाहता, सज़ा या जज़ा के तौर पर भिजवा सकता था। वो मखलूक़ात को पैदा करने पर भी क़ादिर था। डॉक्टर सिल्वर का कहना है कि मुमकिन है ज़मीन किसी ऐसी जगह की मानंद थी जिसे जेल करार दिया जा सकता है। यहाँ पर सिर्फ मुजरिमों को सज़ा के तौर पर भेजा जाता हो, क्योंकि ज़मीन की शक्ल काला पानी जेल की तरह है, खुश्की के एक ऐसे टुकड़े की शक्ल जिसके चारों तरफ समंदरी समंदर है। वहाँ इंसान को भेज दिया गया। डॉक्टर सिल्वर एक साइंटिस्ट है जो सिर्फ मुशाहिदात के नताइज हासिल करने के बाद राय कायम करता है। उसकी किताब में साइंसी दलाइल का एक अंबार है जिनसे इनकार मुमकिन नहीं। उसके दलाइल की बड़ी बुनियाद जिन पॉइंट्स पर है, उनमें से चंद एक साबित शुदा ये हैं। क्या मैं उन पॉइंट्स को बयान करूं? आरजे ने प्रोफेसर की बात काटी थी। सबने चौंक कर उसे देखा था। प्रोफेसर को हैरत हो रही थी कि वाकई वो लड़का इस रिसर्च को जानता था। अगर जानता था तो फिर भी। नंबर 1, ज़मीन की कशिश शकल और जहाँ से इंसान आया है उस जगह की कशिश शकल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जिस सैयारे से इंसान आया है वहाँ की कशिश शकल ज़मीन से बहुत कम थी, जिसकी वजह से इंसान के लिए चलना फिरना, बोझ उठाना वगैरह बहुत आसान था। इंसानों के अंदर कमर दर्द की शिकायत ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से है। नंबर 2, इंसान में जितने दायमी अमराज पाए जाते हैं वो बाकी किसी एक भी मखलूक में नहीं जो ज़मीन पर बस रही है। डॉक्टर एलिस लिखता है कि आप इस रोए ज़मीन पर एक भी ऐसा इंसान दिखा दीजिए जिसे कोई एक भी बीमारी ना हो, तो मैं अपने दावे से दस्तबरदार हो सकता हूँ। जबकि मैं आपको हर जानवर के बारे में बता सकता हूँ कि वो वक्ती और आरजी बीमारियों को छोड़कर किसी एक भी मर्ज में एक भी जानवर गिरफ्तार नहीं है। नंबर 3, एक भी इंसान ज़्यादा देर तक धूप में बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि कुछ ही देर बाद उसको चक्कर आने लगते हैं और सनस्ट्रोक का शिकार हो सकता है, जबकि जानवरों में ऐसा कोई इशू नहीं है। महीनों धूप में रहने के बावजूद जानवर ना तो किसी जल्दी बीमारी का शिकार होते हैं और ना ही किसी तरह के मर्ज में मुब्तला होते हैं जिसका ताल्लुक सूरज की तेज शुआओं या धूप से हो। हानम आंखें फाड़े उसे सुन रही थी। जैसे जैसे आरजी बोल रहा था, हानम का दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसके जहन में कुछ गर्दिश करने लगा था। नंबर 4, हर इंसान यही महसूस करता है और हर वक्त उसे एहसास रहता है कि उसका घर इस सैयारे पर नहीं। कभी कभी उस पर बिला वजह ऐसी उदासी तारी हो जाती है जैसे किसी परदेश में रहने वाले पर होती है, चाहे वो बेशक अपने घर में अपने करीबी खूनी रिश्तेदारों के पास ही क्यों ना बैठा हो। नंबर 5, ज़मीन पर रहने वाली तमाम मखलूक़ात का टेम्परेचर ऑटोमेटिक तरीके से हर सेकंड बाद रेगुलेट होता रहता है। यानी अगर सख्त और तेज़ धूप है तो उनके जिस्म का दर्जा हरारत खुदकार तरीके से रेगुलेट हो जाएगा, जबकि उसी वक्त अगर बादल आ जाते हैं तो उनके जिस्म का टेम्परेचर साए के मुताबिक हो जाएगा। जबकि इंसान का ऐसा कोई सिस्टम नहीं, बल्कि इंसान बदलते मौसम और माहौल के साथ बीमार होने लग जाएगा। मौसमी बुखार का लफ्ज़ सिर्फ इंसानों में है। नंबर 6, इंसान इस सैयारे पर पाए जाने वाले दूसरे जानदारों से बहुत मुख्तलिफ है। उसका डीएनए और जीन्स की तादाद इस सैयारे ज़मीन पे जाने वाले दूसरे जानदारों से बहुत मुख्तलिफ और बहुत ज़्यादा है। नंबर 7, ज़मीन के असल रिहायशी जानवरों को अपनी ग़िज़ा हासिल करना और उसे खाना मुश्किल नहीं। वो हर ग़िज़ा डायरेक्ट खाते हैं, जबकि इंसान को अपनी ग़िज़ा के चंद लुक़मे हासिल करने के लिए हज़ारों जतन करना पड़ते हैं। पहले चीज़ों को पका कर नरम करना पड़ता है,
پھر اس کے معدے اور جسم کے مطابق وہ غذا استعمال کے قابل ہوتی ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کا رہنے والا نہیں ہے۔ جب یہ اپنے اصل سیارے پر تھا تو وہاں اسے کھانا پکانے کا جھنجھٹ نہیں اٹھانا پڑتا تھا، بلکہ ہر چیز کو ڈائریکٹ غذا کے لیے استعمال کرتا تھا۔ مزید یہ اکیلا 2 پاؤں پر چلنے والا ہے، جو اس کے یہاں پر ایلین ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 8، انسان کو زمین پر رہنے کے لیے بہت نرم و گداز بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کے اصل باسیوں یعنی جانوروں کو اس طرح نرم بستر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کے اصل سیارے پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی، جو اس کے جسم کی نازکی کے مطابق تھی۔ نمبر 9، انسان زمین کے سب باسیوں سے بالکل الگ ہے، لہٰذا یہاں پر کسی بھی جانور، بندر یا چمپینزی وغیرہ کی ارتقائی شکل نہیں ہے، بلکہ اسے کسی اور سیارے سے زمین پر کوئی اور مخلوق لا کر پھینک گئی ہے۔ انسان کو جس اصل سیارے پر تخلیق کیا گیا تھا وہاں زمین جیسا گندا ماحول نہیں تھا۔ اس کی نرم و نازک جلد جو زمین کی سورج کی دھوپ میں جھلس کر سیاہ ہو جاتی ہے، اس کے پیدائشی سیارے کے مطابق بالکل مناسب بنائی گئی تھی۔ یہ اتنا نازک مزاج تھا، زمین پر آنے کے بعد بھی اپنی نازک مزاجی کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ جس طرح اسے اپنے سیارے پر آرام دہ اور پرتش بستر پر سونے کی عادت تھی، وہ زمین پر آنے کے بعد بھی اسی کے لیے اب بھی کوشش کرتا رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام سے زندگی گزار سکوں۔ جیسے خوبصورت، قیمتی اور مضبوط محلات، مکانات اسے وہاں اس کے ماں باپ کو میسر تھے، وہ اب بھی انہی جیسے بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ باقی سب جانور اور مخلوقات اس سے بے نیاز ہیں۔ یہاں زمین کی مخلوقات عقل سے عاری اور تھرڈ کلاس زندگی کی عادی ہے، جن کو نہ اچھا سوچنے کی توفیق ہے، نہ اچھا رہنے کی اور نہ ہی امن و سکون سے رہنے کی۔ انسان ان مخلوقات کو دیکھ دیکھ کر خونخوار ہو گیا، جبکہ اس کی اصلیت محبت، فنون لطیفہ اور امن و سکون کی زندگی تھی۔ یہ ایک ایسا قیدی ہے جسے سزا کے طور پر تھرڈ کلاس سیارے پر بھیج دیا گیا تاکہ اپنی سزا کا دورانیہ گزار کر واپس آ جائے۔ ڈاکٹر ایلس کا کہنا ہے کہ انسان کی عقل و شعور اور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایلین کے والدین کو اپنے سیارے سے زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی کچھ ہزار سال ہی گزرے ہیں۔ یہ ابھی اپنی زندگی کو اپنے پرانے سیارے کی طرح لگژری بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ کبھی گاڑیاں ایجاد کرتا ہے، کبھی موبائل فون۔ اگر اسے آئے ہوئے چند لاکھ سال بھی گزرے ہوتے تو یہ جو آج ایجادات نظر آ رہی ہیں یہ ہزاروں سال پہلے وجود میں آ چکی ہوتی، کیونکہ میں اور تم اتنے گئے گزرے نہیں کہ لاکھوں سال تک جانوروں کی طرح بے چارگی اور طرز کی زندگی گزارتے رہتے۔ ایسا ہی ہے نا پروفیسر ابراہیم؟ آرجے نے تصدیق چاہی تھی۔ پروفیسر نے حیرانگی سے سر ہلا دیا تھا، اسے ہر چیز ازبر ہوتی تھی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر ایلس سلور کی کتاب میں اس حوالے سے بہت کچھ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دلائل کو ابھی تک کوئی جھوٹا نہیں ثابت کر سکا۔ پروفیسر نے بولنا شروع کیا۔ میں اس کے سائنسی دلائل اور مفروضوں پر غور کر رہا تھا۔ یہ کہانی ایک سائنسدان بیان کر رہا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقی داستان ہے جسے انسانوں کی ہر الہامی کتاب میں بالکل اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ میں اس پر اس لیے تفصیل نہیں لکھوں گا کیونکہ آپ سبھی اپنے باپ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے قصے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ سائنس اللہ کی طرف چل پڑی ہے۔ سائنسدان وہ سب کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو انبیاء کرام اپنی نسلوں کو بتاتے رہے تھے۔ میں نے نسل انسانی پر لکھنا شروع کیا تھا۔ اب اس تحریر کے بعد میں اس سلسلے کو بہتر انداز میں آگے بڑھا سکوں گا۔ ارتقاء کے نظریات کا جنازہ اٹھ چکا ہے، اب انسانوں کی سوچ کی سمت درست ہو رہی ہے۔ یہ سیارہ ہمارا نہیں ہے، یہ میں نہیں کہتا بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار بار بتا دیا تھا۔ اللہ پاک نے اپنی عظیم کتاب قرآن حکیم میں بھی بار بار لاتعداد مرتبہ یہی بتا دیا کہ اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی تمہاری آزمائش کی جگہ ہے، جہاں سے تم کو تمہارے اعمال کے مطابق سزا و جزا ملے گی۔ معاف کیجیے گا سر، لیکن جس سائنسدان نے یہ مفروضہ پیش کیا ہے وہ ایک مصنف بھی ہے، اور مصنف خیالوں کی دنیا میں زیادہ رہتے ہیں۔ آرجے نے پروفیسر کی بات کاٹی تھی۔ آپ نے کہا کہ اس کے مشاہدات کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن کوئی بھی سائنسدان ایلس سلور سے متفق نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 میں اس نے کہا ہے کہ جانور کو موسمی بخار نہیں ہوتا، جبکہ یہ غلط ہے۔ موسمی بیماریوں کے اکثر جانوروں کو انجیکشن لگتے ہیں۔ اسلام کا تھوڑا اثر ہو گیا ہوگا اس پر، اسی لیے اس نے یہ سب لکھ دیا، ورنہ جو نتیجہ آپ نے نکالا ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ آرجے کا لہجہ تمسخرانہ تھا۔ پروفیسر خاموش ہو گئے تھے۔
तो साइंस कहाँ तक 100% दुरुस्त है मिस्टर आरजे? साइंस कहती है कि म्यूटेशन में होने वाली तब्दीलियों से जो बीमारियां पैदा होती हैं, खासतौर पर ट्राइसोमी जिसमें एक क्रोमोसोम इजाफी होता है, में जानदार को फायदा होता है। जबकि मैंने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो एक म्यूटेंट हो जिसे म्यूटेशन की वजह से कोई खासियत मिली हो। इस बारे में क्या कहेंगे आप? हानम की बात सुनकर आरजे मुस्कुराया था। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो महसूस हुआ था उसकी बात सुनकर। आपके पास क्या सबूत है कि ऐसा कोई म्यूटेंट मौजूद नहीं है? उल्टा सवाल आया था। कहाँ है? अगर है तो बताओ। हानम बज़िद थी। मिसाल आपके सामने है मिस उम्मे हानम, मैं एक ट्राइसोमिक हूँ। आरजे ने गोया धमाका किया था। अमूमन ऐसे लोग बचपन में ही मर जाते हैं, उनके जीने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ये कंडीशन मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है। मेरे पास आइस स्कैनिंग है, मेरा दिमाग बहुत तेज़ी से काम करता है, मैं HIV को रेसिस्ट कर सकता हूँ, यानी मुझे कभी एड्स नहीं हो सकता। हानम फटी फटी आंखों से आरजे को देख रही थी। वो बचपन में हॉलीवुड मूवीज़ बहुत देखा करती थी, ख़ास तौर पर एक्समैन जिसमें म्यूटेंट्स होते हैं और उन म्यूटेंट्स के पास कोई ना कोई खासियत होती है। आज वो हकीकत में एक म्यूटेंट को देख रही थी। वो वाकई स्कैन करने वाली आंखें और दिमाग रखता था। हानम समेत वहाँ मौजूद हर इंसान दंग रह गया था। उसने गैर मामूली चीज़ों का सुना था। आज हकीकत में एक ऐसे इंसान को देखा तो हालत अजीब हो रही थी। वो शख्स शायद जानता नहीं था कि अल्लाह ताला ने उसे कितनी बड़ी नेमत से नवाजा था, और तुम अपनी रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? और सामने खड़ा शख्स झुटलाता था। हर एक नेमत जो उसे दी गई थी, वो सिर्फ उसे अपना हक समझकर इस्तेमाल करता था। मिस्टर आरजे, ये सब जानने के बावजूद भी आप खुदा पर यकीन नहीं रखते? वो बिला इख्तियार ही पूछ गई थी। इसमें खुदा को मानने वाली क्या बात है? ये एक बीमारी है, बस मेरी किस्मत कि ये बीमारी मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हुई, वो आम से लहजे में कह रहा था। और अगर ये बीमारी वाकई आपके लिए अजाब बन जाती तो? नहीं बनी ना, और मैं किसी चीज़ को फ़र्ज़ नहीं करता कि ऐसा होगा या ऐसा होता, तो ऐसा हुआ ही नहीं। खैर, क्लास का वक्त ख़त्म हो चुका है, फिर मुलाकात होगी प्रोफेसर, गुड बाय। वो क्लास से बाहर चला गया था। हानम खामोशी से उसे जाता देख रही थी, जबकि उसके जहन में सुबह तिलावत की गई आयत गूंज गई थी। सुम्मुन बुकमुन उमियुन फहुम ला यर्जिऊन, सूरह बकरा आयत नंबर 18। और वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, अब ये नहीं पलटेंगे। आरजे तो चला गया था, लेकिन हानम को उलझन में डाल गया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में नेमतों से इतना नवाजा गया शख्स नहीं देखा था। जहाँ उसे आरजे पर रश्क आया था, वहीं अफसोस भी हुआ था कि ऐसे नवाजे हुए शख्स का क्या फ़ायदा जिसे कुछ नज़र ना आता हो। ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। महरूज शॉक्ड सी हानम के पास आई थी। कुछ ऐसी ही हालत मेरी भी है, हानम ने संजीदगी से जवाब दिया था। प्रोफेसर जा चुके थे और कुछ देर बाद वो दोनों भी क्लास से बाहर निकल आई थी। ये स्कैनिंग आइज कौन सी होती हैं हानम? वो जैसे फिल्मों में रोबोट्स और मशीनों की दिखाई जाती हैं, जो हर चीज़ को स्कैन कर लेती हैं, वैसी? मैरू हैरत से पूछ रही थी। उसकी बात सुनकर हानम मुस्कुरा दी। नहीं, इंसान की स्कैनिंग आइज का मतलब ये होता है कि वो आसपास के माहौल और चीज़ों में छोटी सी तब्दीली को भी जल्दी भांप लेता है। उसकी आंखों के साथ साथ उसकी छठी हिस्स भी उसे खबरदार करती रहती है, और आरजे के साथ भी ऐसा ही है। वो अपने माहौल में मौजूद गैर मामूली तब्दीलियों और चीज़ों को जल्द ही भांप लेता है। हानम ने तफसील से जवाब दिया। उम्मे हानम से अपने अकब से आवाज़ सुनाई दी थी। हानम ने जैसे ही पलट कर देखा, उस्मान मलिक उसके सामने खड़ा था। कैसी हैं आप? वो खुश दिली से पूछ रहा था। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। दरअसल मुझे आपसे बात करनी थी। मैंने आपको अपनी टीम का हिस्सा बनने की ऑफ़र की थी, आपने बताया नहीं कुछ। वो पूछ रहा था। जी मुझे याद है, दरअसल पेपर्स हो जाएं फाइनल तो मैं सेमिनार अटेंड करना शुरू कर दूँगी। हानम ने सलीके से जवाब दिया था। चलें ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। जल्दी से एग्जाम्स दें और फिर मेरी टीम की मेंबर बने। वो मुस्कुराकर कहता वापस जा चुका था, जबकि वो दोनों भी गेट की तरफ बढ़ गई थी। तो लिसनर्स, इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।